हेलो डियर स्टूडेंट। नाउ यहाँ पे हम लोग 2017 का सेक्शन 2 डिस्कस करेंगे। सेक्शन 2 में आपको ये क्या है, क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन है कि लिथियम फॉर्म्स बीसीसी क्रिस्टल्स, कैलकुलेट द एटॉमिक रेडियस ऑफ calculate atomic radius of lithium if the length of the side of unit cell of lithium is 351 picometer। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पर। या तो आपको बीसीसी दिया रहेगा या एफसीसी दिया रहेगा। यदि आपको बीसीसी दिया हुआ, ठीक है, बीसीसी दिया हुआ और बीसीसी और एटॉमिक रेडियस पूछ रहा होगा किसी का, तो एटॉमिक रेडियस बीसीसी में एटॉमिक रेडियस और एज लेंथ में, इसको एज लेंथ बोलते हैं। देखिए यहाँ पे हम ये बना देते हैं स्ट्रक्चर पहले, ताकि थोड़ा सा कन्विंसिंग हो। ये इस तरीके से बीसीसी में क्या होता है, कॉर्नर पर तो एटम होता ही है, साथ साथ क्या होता है, सेंटर में भी एटम होता है, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस होता है ये कितना होता है, 4r, ठीक है। 4r इज इक्वल टू √3a। ये जो अप्रोच है ये आपको याद रखना है। 4r इज इक्वल टू √3 है, आपको याद रखना है बीसीसी के केस में। देखिए यहाँ पे a दिया हुआ है, r निकाल सकते हैं, तो r इज इक्वल टू कितना होगा, √3a/4। पीसीसी के केस में ये फॉर्मूला आपको जस्ट याद रख लेना है। एफसीसी यदि एफसीसी दिया रहता तो आपको क्या रखना रहता, 4r इज इक्वल टू √2a, ठीक है, √2a। अब यहाँ पे यदि r पूछता तो √2a/4 कर लेते, आराम से निकल जाता। यही सिंपल क्यूबिक दिया रहता तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, उस केस में 2r इज इक्वल टू a कर देते हैं। r इज इक्वल टू कितना होगा, a/2। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी टाइप का क्वेश्चन आया है, ये भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है, ये भी पूछा गया है, ये भी पूछा गया है। यदि आप 5 साल के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में देखोगे तो ये सभी के सभी पूछे गए हैं। तो बेहतर होगा क्या कि बीसीसी के लिए अभी याद कर लें 4r इज इक्वल टू √3 है। एफसीसी के लिए भी याद कर ले 4r इज इक्वल टू √2a, और सिंपल क्यूबिक के लिए 2r इज इक्वल टू a। ये दोनों है, ये इस किस में रिलेशन दे रहा है, r जहाँ रेडियस ऑफ एटम है और a क्या है, सेल एज का लेंथ, सेल का एज लेंथ है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे हम फॉर्मूला रख दिए, फॉर्मूला में a का वैल्यू रख दिए, कैलकुलेट किए, वी गेट द आंसर 151.97। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं। स्टेट एंड एक्सप्लेन फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। देखिए सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, तो ये पिछले 2016 वाले में भी हम डिस्कस कर चुके हैं, फैराडे का फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिहार बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, ठीक है। इस कारण से हर एक बार में हम ये डिस्कस करते जा रहे हैं दोनों लॉ। तो यहाँ पे देखिए सेकेंड लॉ शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ दिया। सेकेंड लॉ क्या था कि आप ये सपोज मेरे पास यहाँ पे एक ये सेल है, ये सेल है। अब यहाँ पर हम क्या किए, सेम अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी पास करवाए, इसमें भी सेम चार्ज इसमें भी पास करवाए, सेम चार्ज इसमें भी पास करवाए। तो यहाँ पे क्या होता है, डिपॉजिट होता है। यहाँ पे सब्सटेंस डिपॉजिट होगा, इसमें भी डिपॉजिट होगा, इसमें भी डिपॉजिट होगा। तो कितना डिपॉजिट होगा ये बोला गया कि यदि इसमें भी आई करंट फ्लो करवाते हो सेम टाइम के लिए, इसमें भी आई करंट फ्लो करवाते हो सेम टाइम के लिए, मतलब चार्ज सेम पास करवा रहे हो, तो कितना होगा कितना वेट डिपॉजिट होगा, वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, यहाँ पे लिख दिए हैं। द अमाउंट ऑफ different substance liberated by the same quantity of electricity passing through the electrolytic solution are proportional to their chemical equivalent weight, ठीक है। तो इस तरीके से केमिकल इक्विवेलेंट, पहले आपको ये पूरा जो है पूरा लिखना पड़ेगा आपको, क्योंकि यहाँ पर स्टेट लिखा है, स्टेट, ठीक है। तो स्टेट करना पड़ेगा, पहले आपको सब लिखना पड़ेगा। ये चीज़ इस तरीके से जो येलो कलर कर रहे हैं इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। केमिकल इक्विवेलेंट वेट यहीं तक। उसके बाद एक्सप्लेन फैराडे। अब आपको एक पिक्चर जिस तरीके से वो पिक्चर ड्रॉ किए उस तरीके से पिक्चर, या फिर ये फॉर्मूला डायरेक्टली आप लिख सकते हैं, W1/WT इज इक्वल टू E1/E2। और इस तरीके से भी यहाँ पे लिखना होगा आपको कि W1 W2 क्या है, E1 E2 क्या है। W1 W2 क्या है, वेट डिपॉजिटेड ऑफ 2 एलिमेंट, एंड E1 E2 क्या है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग, जो सब्सटेंस यहाँ डिपॉजिट हो रहा है उसका इक्विवेलेंट E1 है, और ये जो सब्सटेंस यहाँ डिपॉजिट हो रहा है उसका इक्विवेलेंट E2 है,
ठीक है। तो यदि हम क्या चीज़ बोल रहे हैं यहाँ पर कि जब हम कितना सेम चार्ज पास करवाते हैं, सेम चार्ज पास करवाते हैं तो कितना डिपॉजिट होगा, ये किस पे डिपेंड करेगा, ये इक्विवेलेंट वेट पे डिपेंड करेगा। W1/W2 इज इक्वल टू E1/E2। 2 मार्क के लिए इतना लिखना होगा। बाकी जितना भी चीज़ हम यहाँ पे लिखे हैं वो एक्सप्लेन कर दिए हैं कि देखिए ये एक्सप्लेन कर दिए हैं कि एक एग्जाम्पल के थ्रू, चूँकि एक्सप्लेन भी करना था तो एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन कर दिए कि जैसे देखिए यहाँ H2SO4 है और मेरे पास CuSO4 है, ठीक है। When same current is passed through solution of sulfuric acid, copper sulfate and silver nitrate from the same period of time, ठीक है। सेम करंट और सेम टाइम के लिए करंट पास करवा रहे हैं तो कितना कितना डिपॉजिट होगा, तो मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड, तो वेट ऑफ या यहाँ पे मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड बाय मास ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड, ये किसके बराबर होगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर, इस तरीके से। इन द सेम मैनर मास ऑफ हाइड्रोजन कितना डिपॉजिट होगा, तो उसका किसके कॉरस्पॉन्डिंग होगा, तो मास ऑफ इक्विवेलेंट वेट ऑफ द हाइड्रोजन, ठीक है। तो इस तरीके से एक एग्जाम्पल लेके भी एक्सप्लेन करना होगा, क्यों, क्योंकि स्टेट लिखा है एंड एक्सप्लेन लिखा है। तो पहले आप स्टेट कर दीजिएगा, पहले आप लिख दीजिएगा, उसके बाद एक्सप्लेन कर देना उसको एक एग्जाम्पल के थ्रू। चलिए तीसरा क्वेश्चन, स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या है। देखिए स्पेसिफिक कंडक्टेंस को हम लोग डिफाइन करते हैं कप्पा से, मतलब रिप्रेजेंट करते हैं कप्पा से, एंड कप्पा इज इक्वल टू रो होता है। तो पहले आपको पहले डिफाइन करना होगा व्हाट इज स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो इट इज द मेजर ऑफ द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इट इज द मेजर ऑफ द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये है इसका डिफिनेशन, ये इतना आपको लिखना होगा। अब दूसरा पॉइंट में, एक पॉइंट के टर्म में आप फर्स्ट पॉइंट ये आपको लिख देना, पॉइंट बेसिस पर फर्स्ट पॉइंट ये लिखना। दूसरा पॉइंट आपको लिख देना है इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ अ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है। उसके नीचे ये फॉर्मूला, तीसरा पॉइंट में ये फॉर्मूला, और फॉर्मूला को भी तोड़ना होगा। रो होता क्या है, तो वी नो दैट R इज इक्वल टू रो इंटू L/A। तो रो इज इक्वल टू क्या होगा, रो इज इक्वल टू क्या होगा, आर इंटू A/L, ठीक है। तो अब यदि हम कप्पा इज इक्वल टू निकालें तो 1/रो होता है, 1/रो, तो 1/रो की जगह आप ये रख दो RA इंटू अपॉन एल, ठीक है। तो कप्पा इज इक्वल टू 1/R इंटू L/A, इस तरीके से। तो कप्पा इज इक्वल टू 1/R, R को हम लोग G से शो करते हैं और L/A को G स्टार से शो करते हैं। तो कप्पा इज इक्वल टू क्या हुआ, G इंटू G स्टार। कप्पा क्या है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ये क्या है कंडक्टेंस, और ये क्या है G स्टार, क्या है G स्टार, क्या है यहाँ पर सेल कांस्टेंट। तो हम लोग यहाँ पर तीन चार पॉइंट लिख देंगे तो मोर देन सफिशिएंट है स्पेसिफिक कंडक्टेंस के बारे में। एक तो ये, ठीक है, जो 2 मार्क का क्वेश्चन को आसान, मतलब ये हल्के में मत लेना है, यहाँ पे पॉइंट इतना सफिशिएंट पॉइंट लिख देना है ताकि नंबर कट ना हो पाए। यहाँ तो पहले हम डिफाइन कर दिए कि इट इज़ द मेजर ऑफ द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अब इट इज़ रेसिप्रोकल ऑफ, फार्मूला के टर्म बता दिए, रेसिप्रोकल ऑफ ये कौन से क्या चीज़, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कप्पा इज इक्वल टू 1/रो। अब इसी का ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये पॉइंट बेसिस पे काउंट नहीं कर सकते, K इज इक्वल टू 1/रो यहाँ पे लिख दोगे आप। फिर इसी को हम एक्सप्लेन कर दिए, कप्पा इज इक्वल टू क्या होगा, G इंटू G स्टार। सो एक पॉइंट और लिखना होगा कि कप्पा जो है इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कप्पा को एक अनदर वी कैन ऑल्सो डिफाइन ऑन द बेसिस ऑफ G एंड G स्टार, ठीक है। कंडक्टेंस एंड इट इज अ मल्टीप्लिकेशन ऑफ कंडक्टेंस एंड सेल कांस्टेंट, इस तरीके से भी। अब देखिए ये जो क्वेश्चन पूछे यहाँ पर भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसके टर्म में भी क्वेश्चन पूछा गया। तो इस तरीके से यहाँ पर डिनोटेड बाय कप्पा, ये टोटल चीज़ एक्सप्लेन कर दिए यहाँ पर क्या, G इंटू G स्टार के टर्म में, ठीक है। ये पूरा रो इज इक्वल टू कैसे आया, R इंटू A/L, और इस तरीके से यहाँ पर कप्पा स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज इक्वल टू सेल कांस्टेंट इनटू कंडक्टेंस, ये एक्सप्लेन कर दिए हैं, ठीक है, ये वाला टर्म। तो इतना सारा पॉइंट आपको सब लिखना होगा, और इसके रिगार्डिंग जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन था वो सब आपको हम दे चुके हैं, ठीक है। किस तरीके से कप्पा को एक्सप्लेन क्या करना है, ये दूसरा चीज़, कप्पा इज इक्वल टू 1/रो होता है, और 1/रो, रो का फॉर्मूला रखे तो कप्पा इज इक्वल टू G इंटू G स्टार, ठीक है, इस तरीके से। तो हाँ, कप्पा का एक यूनिट भी आप लिख सकते हो, सीमेन पर सेंटीमीटर, इस तरीके से 4 पॉइंट लिख के आप यू कैन गेट मैक्सिमम मार्क। नाउ द थिंग इज क्या चीज़, मोलर कंडक्टिविटी क्या, मोलर कंडक्टिविटी क्या। देखिए यहाँ पर मोलर कंडक्टिविटी,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा मोलर कंडक्टिविटी क्या है। देखिए यहाँ पर मोलर कंडक्टिविटी का मतलब क्या हुआ, हाँ मोलर कंडक्टिविटी देख लेते हैं। मोलर कंडक्टेंस क्या है या मोलर कंडक्टिविटी, इसको हम लोग शो करते हैं इस तरीके से, लेमडा एम करके इस तरीके से शो करते हैं। तो मोलर कंडक्टेंस क्या है, तो द कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ, यहाँ पर या सिंपल सा लैंग्वेज में हम समझा देते हैं, उसके बाद आपको स्टेटमेंट करना है, क्या कैसे लिखना है ये बता देंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम पहले समझ लेते हैं कि मान लीजिए कि मेरा ये इलेक्ट्रो सॉल्यूशन है, ठीक है। इसमें क्या किया, ये कैथोड है, ये एनोड है, इस तरीके से लगा हुआ है। इसमें हम 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डाल दिए, ठीक है, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डाल दिए। इसके बाद जो कंडक्टेंस जनरेट होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोलर कंडक्टेंस। बात समझ में आया कि नहीं। इसके बाद जो कंडक्टेंस जनरेट होता है उसी को हम लोग मोलर कंडक्टेंस बोलते हैं। सिर्फ इतना ही लिखना है, एट ए गिवन कॉन्सेंट्रेशन, एट गिवन कॉन्सेंट्रेशन द कंडक्टेंस ऑफ द वॉल्यूम V ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट kept between 2 electrode with area of cross section A and distance यूनिट लेंथ L, ठीक है। तो इस तरीके से इतना मोलर कंडक्टेंस का डिफिनीशन, लेमडा एम इज इक्वल टू कप्पा इंटू ए बाई एल, बस मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू कप्पा इंटू ए बाई एल करके आपको डिफाइन कर देना है। तो ये डिफिनीशन रहा इसका। एट अ गिवन कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन आपको फिक्स कर लेना है। द कंडक्टेंस, जो कंडक्टेंस ये जनरेट होगा, ठीक है, कितना वॉल्यूम भी रख दिए, वॉल्यूम भी सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट रखने के बाद बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड, जिसका इलेक्ट्रोड का एरिया ए है एंड लेंथ कितना है, एल है। तो जितना कंडक्टेंस जनरेट होगा उसी को हम लोग बोलेंगे मोलर कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू कप्पा इंटू ए बाई एल, इस तरीके से हम लोग लिखते हैं। तो इसको एक पॉइंट ये भी लिख देना है, यूनिट क्या होगा इसका, सीमेन मीटर स्क्वायर पर मोल, इस तरीके से आपको यूनिट भी लिख देना है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर कौन सा, लायोफिलिक सोल एंड लायोफिलिक सोल क्या है। देखिए यहाँ पर लायोफिलिक एंड लायोफोबिक कोलाइड क्या है, इन दोनों में डिफरेंस पूछा था। ये क्वेश्चन भी हम किसमें 2016 वाले में डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। लायोफिलिक एंड लायोफोबिक, बिहार बोर्ड का एक खासियत है कि वो एक सेट ऑफ पैटर्न पे क्वेश्चन पूछता है, उसी को इधर उधर करके। देखिए जितने भी क्वेश्चन है ये सब का सब टर्म जो है वो हम 2016 में भी डिस्कस किए थे, यहाँ भी डिस्कस कर रहे हैं। तो बस 5 साल का पेपर ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। लायोफिलिक एंड लायोफोबिक, लायोफिलिक का मतलब, देखिए फिलिक का मतलब होता है अट्रैक्शन। जब क्या हो सॉल्यूट और मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में, या फिर बोले तो कौन सा डिस्पर्सन फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम के बीच में क्या हो, अट्रैक्शन हो, तो हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, लायोफिलिक कोलाइड। और जब रिपल्सन हो, फोबिक का मतलब रिपल्सन हो, तो हम लोग क्या बोलेंगे, लायोफोबिक कोलाइड। तो स्ट्रॉन्ग एफिनिटी बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम, ये लायोफिलिक का होगा, ठीक है, अंतर डिफरेंस होगा यहाँ पर। लायोफोबिक के केस में क्या होगा, लो एफिनिटी बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। इसको बनाना आसान है, चूंकि अट्रैक्शन है तो इजी टू प्रिपेयर, इसको बनाना डिफिकल्ट है, ठीक है। तीसरा पॉइंट लायोफिलिक के केस में ये क्या होगा, रिवर्सिबल होगा, मतलब इसको बैक हम लोग जनरेट कर ले तो फिर वापस हम लोग अलग अलग कर सकते हैं, बट ये इरिवर्सिबल होगा, एक बार जनरेट कर दिए तो फिर मुश्किल होगा निकालना। इट में पार्टिकल्स ऑफ सोल माइग्रेट टुवर्ड्स एनोड और कैथोड, यस मूव कर सकता है, एनोड और कैथोड के बीच में मूव कर सकता है। इट में और मे नॉट माइग्रेट, ये ज़्यादा स्टेबल है, देख रहे हैं यहाँ पे ज़्यादा स्टेबल, क्योंकि दोनों के बीच में एफिनिटी है तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा, ये लेस स्टेबल होगा। तो इतने सारे पॉइंट में आपको क्या है, एक पॉइंट तो ये अच्छे तरीके से लिखना होगा, एक रिवर्सिबल वाला, एक ये, ठीक है, और ये 4 पॉइंट आपको अच्छे तरीके से 2 मार्क के लिख दोगे आराम से। ये आसान भी है, अ स्ट्रॉन्ग एफिनिटी बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम, और इस केस में इजी टू प्रिपेयर, ये डिफिकल्ट टू प्रिपेयर। तीसरा रिवर्सिबल सोल है, ये रिवर्सिबल सोल है, ये मोर स्टेबल होता है, ये लेस स्टेबल होता है, ठीक है। तो इतना सारा पॉइंट है। नाउ यहाँ पे देखें हम तो गिव नेम एंड केमिकल कंपोजिशन
ऑफ इम्पोर्टेंट ओर्स ऑफ एल्यूमिनियम एंड कॉपर, एल्यूमिनियम एंड कॉपर के बीच में और बताना है। तो बताइए दो नेम एंड केमिकल कंपोजिशन। तो नेम यहाँ पर नाम तो लिखना है। देखिए अक्सर बच्चे गलती क्या करते हैं, बॉक्साइट लिख के छोड़ दिए, तो यहाँ पे हाफ मार्क्स बॉक्साइट लिखने के लिए और हाफ मार्क यहाँ पर कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन मतलब Al2O3.2H2O ये लिखने के लिए आपको देगा, ठीक है, इसके लिए ये देगा। तो बॉक्साइट और Al2O3.2H2O। यहाँ कॉपर के लिए कॉपर पायराइड्स और इसके लिए CuFeS2, ठीक है। तो यहाँ पे एक असाइनमेंट आपको देते हैं, क्या चीज़, जितने भी ओर हैं वो आप याद कर लीजिए अच्छे तरीके से, जितने भी ओर हैं वो अच्छे तरीके से, जैसे आयरन के, खासकर एल्यूमिनियम का, कॉपर का, आयरन का, इन सब का तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, चाहे ऑब्जेक्टिव में पूछे या सब्जेक्टिव में पूछे, तो इस तरीके से क्वेश्चन बनना ही है, ठीक है। तो और ये हो गया कौन कौन सा और है। नेक्स्ट आपका कौन सा, फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर देखिए ये रिएक्शंस है और इसका प्रोडक्ट बताना है। जनरली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेजर प्रोडक्ट ही एक्सप्लेन करना होता है। तो बताइए यहाँ पर ये CH3CH2COA Ag प्लस Br2 CCl4 के प्रेजेंस में है, तो इसमें किस तरीके से सॉल्व करना होगा। सिंपली Br2 है तो एक Br आप यहाँ दे दो और एक Br यहाँ दे दो, क्या जनरेट हो जाएगा, CH3CH2Br AgBr और CO2। देखिए CH3CH2Br यहाँ पर गड़बड़ है, CH3CH2Br प्लस CO2 प्लस AgBr, क्लियर। तो ये बन जाएगा आपका। दूसरा बॉइलिंग, ये टॉलिन, यहाँ पर टॉलिन है यहाँ पर, और Cl2 के साथ बॉयल करवा रहे हैं, ठीक है, HNu के प्रेजेंस में। तो क्या होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन रिप्लेस होता है, ठीक है, हाइड्रोजन रिप्लेस होता है। तो यहाँ पर कौन सा, बेंजाइलिक हाइड्रोजन आसानी से रिप्लेसेबल होता है, तो H इसका निकलेगा और H यहाँ पर क्या होगा, एक Cl और एक H, इसका एक हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस्ड हो जाएगा और बन जाएगा आपका ये प्रोडक्ट, प्लस HCl एक हाइड्रोजन और इसका एक हाइड्रोजन, इसका एक Cl इसका HCl फॉर्म कर लेगा। तो सिंपली क्या करना है, ये रिएक्शन यहाँ पे भी नोट्स में भी आपको बताया, CH4 प्लस Cl2 क्या जनरेट होता है, CH3Cl। इसके रिगार्डिंग क्लोरीनेशन प्रोसेस बोलते हैं इसको, माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन किस तरीके से होता है, ठीक है। तो उतना भी यहाँ पे नहीं पढ़ना है, सिंपल ये रिएक्शन को याद कर लेना है। किस तरीके से याद भी नहीं, समझ लेना है सिर्फ। यहाँ पर कौन सा होगा, यहाँ पर जो ये जो हाइड्रोजन होगा sp3 वाला जो हाइड्रोजन होगा, ठीक है, वो हाइड्रोजन आसानी से रिप्लेसेबल होता है, वो आसानी से रिप्लेस कर दो और एक क्लोरीन के साथ, और ये प्रोडक्ट जनरेट हो जाएगा। नेक्स्ट ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का जो प्रोडक्ट रिएक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि यदि CuCl के साथ हम रिएक्शन करवाएं CuCl और HCl के प्रेजेंस में, तो क्या होगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, CuCl प्लस HCl, ये यहाँ पर क्लोरोबेंजीन बनाने का तरीका। यदि यहीं पर CuBr HBr रहता तो क्या बनता, ब्रोमोबेंजीन बनता, ठीक है। तो ये इससे हम लोग बहुत सारा, यदि ये इसके 2016 में भी हम करवाए कि यदि आप हॉट वाटर डाल देते हो तो कौन सा जनरेट होता है, फिनोल जनरेट होता है, ठीक है। गर्म पानी डाल देते हैं, कौन सा जनरेट होता है, फिनोल जनरेट होता है। HBF4 डाल देते हैं तो फ्लोरोबेंजीन जनरेट होता है। इसके बारे में हम टोटल इन्फॉर्मेशन दे चुके हैं, ठीक है। तो 2016 वाले पेपर में, तो ये यदि आप 2016 वाले पेपर देख के आए हो तो ये क्वेश्चन आसानी से आपसे बन जाता। CH3CH2Br प्लस KOH, अल्कोहलिक कॉन्सेंट्रेशन। अब देखिए यहाँ पर अल्कोहलिक है, तो यदि एक्वस रहता, तो एक्वस होता तो क्या होता है, ये OH माइनस इसको रिप्लेस कर देता। दोनों में अंतर समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये रिएक्शन। KOH एक्वस है, यदि एक्वस होता तो क्या होता, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाता, सब प्रोडक्ट क्या बन जाता, CH3CH2OH और प्लस KBr। और यदि चूंकि ये कौन सा अल्कोहलिक है तो कौन सा जनरेट होगा, CH3CH2Br और प्लस यहाँ पर अल्कोहलिक है, KOH अल्कोहलिक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाता है, इसका हाइड्रोजन इसका Br निकल लिया, क्या जनरेट हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, प्लस HBr। तो यहाँ पर एलिमिनेशन रिएक्शन का एक एग्जांपल है। क्या करना होगा, यहाँ पर सिंपल से इसका एक हाइड्रोजन और एक Br को निकाल देते हैं, इसका Br और इसका एक हाइड्रोजन, ठीक है, यहाँ करके दिखा देते हैं। ये CH2 और इसका एक हाइड्रोजन और ये Br को निकाल दो।
ये यदि निकाल दोगे तो इसका भी वैलेंसी एक फ्री होगा, इस कार्बन का भी वैलेंसी फ्री होगा। क्यों? क्योंकि ब्रोमीन गया और इस कार्बन का वैलेंसी फ्री हुआ क्योंकि हाइड्रोजन गया, HBr निकल गया। तो क्या होगा, ये दोनों आपस में बॉन्ड मेंटेन करने के लिए क्या करेंगे, डबल बॉन्ड बना लेंगे। तो एक प्रोडक्ट मेरा ये भी हो जाएगा। Now see, write the names and the structure of 4 isomeric amines having the molecular formula this one. अब देखिए C3H9N के लिए मुझे ये आइसोमरिक एमीन बना है। आइसोमर का मतलब क्या होता है? आइसोमर का मतलब होता है केमिकल फार्मूला सेम बट स्ट्रक्चर डिफरेंट हो। केमिकल फार्मूला सेम बट स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोमर्स। तो देखिए यहाँ पर तीन कार्बन आप ले लो, 1 2 3, एक बार नाइट्रोजन इधर लगा दिए, फिर दूसरे में क्या करेंगे, बीच में लगा देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इधर लास्ट में लगा दिए तो प्रोपेनामाइन हो गया। एक बार बीच में लगा दिए, एक इधर और 2 इधर लगा दिए, फिर इस तरीके से। तो इसको 1 डिग्री एमीन बना सकते हो। ये कौन सा डिग्री एमीन कहला है, 2 डिग्री एमीन कहला है। ये कौन सा एमीन कहला है, 3 डिग्री एमीन कहला है। ठीक है, ये 3 डिग्री एमीन। कैसे डिसाइड कर रहे हैं एमीन, तो यहाँ पर नाइट्रोजन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, चूंकि एक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो ये 1 डिग्री एमीन। नाइट्रोजन यहाँ कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 2 कार्बन जुड़ा हुआ है, इसलिए 2 डिग्री एमीन। नाइट्रोजन यहाँ कितने कार्बन जुड़ा हुआ है, 3 कार्बन जुड़ा हुआ है, इसलिए 3 डिग्री एमीन। अब देखिए इसका नाम क्या होगा, यहाँ पर चूंकि 3 है, 3 कार्बन था, 1 2 3 3 के लिए क्या होता है, प्रोप। चूंकि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन लगा देंगे, और NH2 के लिए एमीन, प्रोपेनामाइन। अब इस केस में इधर नाइट्रोजन के एक साइड में CH2 CH3, दूसरे साइड में कौन सा CH3। ठीक है, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन भी होगा। ठीक है, हाइड्रोजन भी होगा यहाँ पर। तो अब मुझे बताओ यहाँ पर एक साइड में कौन सा इथाइल हुआ, दूसरे साइड में क्या हुआ, मिथाइल हुआ। तो इथाइल और दूसरे साइड में क्या हुआ, मिथाइल। तो लॉन्गेस्ट कौन सा किधर होगा, मुझे किधर मिलेगा, इधर। तो ये मेरा सब्स्टिट्यूएंट होगा। जो लॉन्गेस्ट होगा वो पेरेंट चेन की तरह ट्रीट करेंगे उसको, और जो शॉर्ट होगा उसको हम लोग सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट करेंगे। अब इस सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन कौन सा है, तो नाइट्रोजन से हम कंपेयर करें तो एन मिथाइल नाइट्रोजन से सटा लगा हुआ है, तो एन मिथाइल। 2 कार्बन के लिए क्या होगा, इथेनमाइन। ठीक है, इस केस में देखो सभी के पास सिंगल 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 है, तो क्या होगा यहाँ पर यहाँ पर क्या होगा, ये इसको हम पेरेंट चेन मान लिए। ठीक है, अब क्या होगा, एन ये भी मिथाइल, ये भी मिथाइल, तो N, N डाई मिथाइल, N, N डाई मिथाइल, एक कार्बन के लिए क्या होगा, मिथेनामाइन। ठीक है, तो इस तरीके से इसका हम लोग नोमेनक्लेचर करते हैं। नेक्स्ट 1 2 3। ठीक है, 1 2 3 यहाँ पर, हाँ चौथा मेरा कौन सा होगा, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तीनों को कर दिए, बीच में NH2 को करते हैं, तो ये कौन सा होगा, ये प्रोपेन एमीन कितने पोजीशन पर है, दूसरे नंबर पोजीशन पर है, तो कौन सा होगा, प्रोपेन 2 एमाइन, 1 2 3। ठीक है, तो प्रोपेन 2 एमाइन। तो कितने आइसोमर जनरेट हुए, 4 हुए। ये चारों को अच्छे तरीके से क्या क्या किए हम यहाँ पर यदि गेस करोगे तो क्या क्या किए, ये चारों को यहाँ पे सिंपली क्या करना था, केमिकल फार्मूला सेम रखना था और स्ट्रक्चर अलग अलग बनाना था। देखिए एक ये 1 डिग्री वाला, एक 2 डिग्री वाला, और एक 3 डिग्री वाला, एक दूसरा ये भी कौन सा है, ये नाइट्रोजन कितने कार्बन जुड़ा हुआ है, ये एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है, तो ये भी वो आपका कौन सा होगा, 1 डिग्री ही होगा। तो 1 डिग्री का 2 हुआ, 2 डिग्री का 1 हुआ, 3 डिग्री का 1 हुआ। इस तरीके से 4 आइसोमर्स जनरेट हुआ इस केस में। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ऐसे आइसोमर्स वाले क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेम टू विटामिन्स एंड देयर डिफिशियंसी डिजीज। तो कोई 2 विटामिन लिखना है आपको अपने मन से। विटामिन ए लिख दिए, विटामिन बी लिख दिए। विटामिन ए के कारण कौन सा होगा, विटामिन ए के कारण कौन सा होता है, हम यहाँ पे विटामिन ए लिख दिए, विटामिन बी। और इससे कमी से 2 मतलब डिफरेंट डिजीज, कौन सा डिफरेंस, पहला कौन सा, नाइट ब्लाइंडनेस होता है, और दूसरा क्या होता है, विटामिन ए के कारण। और विटामिन बी के कारण कौन सा, ड्राइंग ऑफ स्किन जिसका ड्राई हो रहा है, इसका किसके कमी से हो रहा है, विटामिन बी के कमी से। ठीक है, इस तरीके से। नाउ यदि हम 9 नंबर क्वेश्चन देख लिए, और हाँ विटामिन बी के कमी से यहाँ पर विटामिन ए की कमी से ये दोनों होगा, सॉरी विटामिन ए की कमी से ये दोनों होगा, नाइट ब्लाइंडनेस और ड्राइंग ऑफ स्किन्स। और विटामिन बी की कमी से कौन सा, बेरी नाम का डिजीज़ होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका विटामिन बी वाला।
विटामिन सी का भी आपको याद कर लेना है, विटामिन डी का भी, विटामिन सी से स्कर्वी नाम का, विटामिन डी के रिकेट्स, इस तरीके से अलग अलग विटामिन के कारण कौन कौन से रोग होते हैं, कौन कौन से डिजीज़ होते हैं, ये एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है, आपको एक बार जरूर मेंशन जरूर जाके चेक करना है। नेम मोनोमर एंड इट्स स्ट्रक्चर। देखिए नेम, ये यहाँ पर पीवीसी क्या है, पीवीसी में यदि आपको मोनोमर लिखना है तो सिंपली क्या करना है, आपको मोनोमर लिखना है यहाँ पर, तो सिंपली क्या करना होगा कि पॉली, जैसे यहाँ पर फर्स्ट में क्या है, पॉलीफिनाइल क्लोराइड, पीवीसी, तो पॉलीफिनाइल क्लोराइड में पॉली आप खत्म कर दीजिए, पॉली खत्म करेंगे तो क्या बन जाएगा, विनाइल क्लोराइड, बस। तो ये मोनोमर यूनिट क्या होगा, विनाइल क्लोराइड। विनाइल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है, CH2CHCl, इस तरीके से ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये हो गया विनाइल क्लोराइड की। यदि यहीं पर एक और याद करवा दें, CH2CH, यहाँ पर बेंजीन रिंग लगा देंगे तो क्या स्टाइरिन जनरेट हो जाएगा। यदि आप CN लगा दोगे तो एक्राइल नाइट्राइल जनरेट हो जाएगा, CN लगा दोगे तो एक्राइल नाइट्राइल जनरेट हो जाएगा, ठीक है। यह स्टाइरिन बोलते हैं इसको, और ये कौन सा, यहाँ पर कौन सा, ये एक्राइल नाइट्राइल, ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग कंपाउंड जनरेट होता है। तो ये भी मोनोमर यूनिट है, ये भी मोनोमर यूनिट है। तो रिमेंबर, आपका होमवर्क ये भी है कि मोनोमर यूनिट आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। एक तो अभी आज के लिए, मतलब इस वीडियो लेक्चर में जिन लोगों को मोनोमर यूनिट याद है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज कीजिए कि मुझे याद है करके मोनोमर यूनिट, या कमेंट बॉक्स में एक बार ट्राई कीजिए लिखने का, या आपको याद हो जाएगा मोनोमर यूनिट किसका, कौन सा है मोनोमर यूनिट, ठीक है। तो मोनोमर यूनिट का एक चार्ट बना हुआ है बुक में मोनोमर यूनिट का, यदि आपके पास नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं मोनोमर यूनिट इसका फिर विटामिन वाला, इन सब के लिए वीडियो बनाकर सेंड कर दूंगा। नेक्स्ट है नाइलॉन 66। देखिए यहाँ नाइलॉन 66 जो है, इसमें 2 6 लगा हुआ है, ठीक है, एक 6 ये, दूसरा, तो ये 6 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हेक्सामिथाइलिन डायमीन को, और दूसरा 6 किसको बोल रहा है, एडीपिक एसिड को। क्यों 6 बोल रहे हैं यहाँ पर, 6 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ कार्बन कितना है, 6, यहाँ पर भी कार्बन कितना है, 4 इधर, 1 5 1 6, ठीक है। तो इसमें भी 6 कार्बन है, इसमें भी 6 कार्बन, इसलिए इसका नाम हम लोग रखे 6, ठीक है। ये रिप्रेजेंट कर रहा है 6 कार्बन को, ये रिप्रेजेंट कर रहा है 6 कार्बन को। तो जब नाइलॉन 66 बनता कैसे है, 2 मोनोमर यूनिट, कौन सा 2 यूनिट, कौन सा, तो हेक्सामिथाइलिन डायमीन, याद रखना आपको, जस्ट एज इट इज याद रख लेना है। एडीपिक एसिड COH CH2 का होल 4 COH, ये दोनों को जो आपस में मिलाते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल निकलता है, ये कंडेंसेशन प्रोसेस है, ठीक है। कंडेंसेशन प्रोसेस से इन दोनों से एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल लेते हैं तो बन जाता है मेरा कौन सा, एक पॉलीमर जनरेट हो जाता है इस तरीके से, ठीक है। ये नाइलॉन 66 का स्ट्रक्चर है, नाइलॉन 66 का। एक बार प्रैक्टिस कर लेना होगा आपको। सिंपल सा क्या करना है, यहाँ पर सिंपल सा क्या करना है, इधर से एक हाइड्रोजन निकाल लिए, देखिए इधर से आप 2 हाइड्रोजन में 1 हाइड्रोजन इधर से निकाल लो, और इधर से OH निकाल लो, तो क्या हो जाएगा, ये निकल जाएगा एक, तो इधर से ओपन हो जाएगा एक वैलेंसी, इधर से ओपन हो जाएगा एक वैलेंसी। फिर इधर से भी हम क्या करेंगे, यहाँ से भी 1 हाइड्रोजन निकालेंगे, 1 हाइड्रोजन इधर से OH निकाल लेंगे, तो क्या जनरेट हो जाएगा, नाइलॉन 66। यदि नहीं समझ में आया तो करके मैं दिखाता हूँ। N, यहाँ पर H, यहाँ पर H, और यहाँ पर CH2 का होल 6, ठीक है, यहाँ पर NH और यहाँ पर H, ठीक है। फिर तुम्हारा कौन सा हुआ, यहाँ पर COOH, ठीक है, और यहाँ पर CH2 का होल 4, ठीक है, और COOH, इस तरीके से। तो ये H और OH आपस में हम निकाल लिए, ठीक है। इसका OH और इसका H आपस में हम निकाल लिए, क्या होगा यहाँ पर, देखो बन जाएगा स्ट्रक्चर तुम्हारा यहाँ पर कौन सा, नाइलॉन 66 का क्या बन जाएगा, NH, यहाँ से H निकाल लेंगे, वाटर निकल जाएगा इधर से, एक मॉलिक्यूल इधर से निकल रहा है, ठीक है। तो ये वैलेंसी फ्री होगा इसका, CH2 का होल 6, और कौन सा NH, और यहाँ पर कौन सा C डबल बॉन्ड O, ठीक है, C डबल बॉन्ड O, CH2 का होल 4,
और कौन सा C डबल बॉन्ड O, इस तरीके से। ये हो गया आपका कौन सा, नाइलॉन 6,6। पॉलीथीन का आपसे पूछ रहा है, पॉलीथीन का यहाँ पर पॉलीथीन का तो पॉलीथीन का क्या होता है, इथीन से के पॉलीमराइजेशन से, तो इथीन हो गया ये, इसका बार बार पॉलीमराइजेशन होगा, रिपीटिंग यूनिट ये है, बार बार रिपीट होगा तो कौन सा पॉलीथीन जनरेट होगा। तो सिर्फ पॉलीमर वाले चैप्टर में, पॉलीमर वाले में आपका यदि याद है, आपको कौन सा सभी मोनोमर यूनिट याद है तो आपका हो जाएगा ये आसानी से। इसमें तो लगभग हम करवा दिए हैं। पॉलिस्टर, पॉलिस्टर किससे बनता है, पॉलिस्टर ईस्टर किससे बनता है, ईस्टर देखिए जब भी ईस्टर आपको वर्ड आया तो ईस्टर बनता है अल्कोहल से, और कौन सा, अल्कोहल से प्लस एसिटिक एसिड, एसिड से, ठीक है। तो ये, तो इस केस में भी हम लोग ले लिए हैं पॉलिस्टर, मतलब बहुत सारा ईस्टर, पॉली का मतलब मोर देन वन, जब बहुत सारा ये ईस्टर आपस में मिलेगा तो कौन सा बनेगा, पॉलिस्टर। तो पॉली कंडेंसेशन ऑफ अल्कोहल देखिए डाइओल एंड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, जब इस दोनों को मिलाते हैं तो क्या होता है, पॉलिस्टर का जनरेशन होता है। तो अल्कोहल में कौन सा लिए, इथाइलिन ग्लाइकोल ले लिए, इथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल का स्ट्रक्चर CH2OH, CH2OH, ये पहले भी बता चुके हैं, इथाइलिन ग्लाइकोल, ठीक है। और टेरिपेथिलिक एसिड, टेरिपेथिलिक यहाँ पर 2 एसिड और याद रख लीजिए इस तरीके से, एक बेंजीन, ठीक है, बेंजीन में यदि COOH सामने सामने लगा हो, एकदम एक दूसरे के सामने लगा हो तो टेरिपेथिलिक एसिड बोलेंगे, टेरीपैथिलिक एसिड, ठीक है, टेरीपैथिलिक एसिड, या टेरी बोलो या तेरी बोलो, ठीक है। और यदि एडजेसेंट पोजीशन पर लगा हो, मतलब यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन पर लगा हो, तो इसको बोलते हैं कौन सा, पैथेलिक एसिड, ओनली पैथेलिक एसिड, ठीक है, ओनली पैथेलिक एसिड, और ये कौन सा होगा, टेरीपैथिलिक एसिड। तो इन दोनों के मोनोमर यूनिट से ये क्या होता है, पॉलिस्टर का जनरेशन होता है, और यहाँ पर हम इसका स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर दिए हैं पॉलिस्टर का, ठीक है। इसी को हम लोग टेरिलीन बोलते हैं या डेक्रोन बोलते हैं, रिमेंबर टेरिलीन या डेक्रोन कैसे बनता है, तो इस तरीके से। राइट नेम ऑफ द मेडिसिन यूज इन द फॉलोइंग, ठीक है। तो फर्स्ट में कौन सा, एनालिजिसिक, एनालिजिसिक में कौन सा मेडिसिन यूज होता है, तो ये जस्ट आपको केमिस्ट्री एंड एवरीडे लाइफ वाले चैप्टर्स है। एनालिसिक कौन कौन सा है, तो नोवालिगिन, ठीक है, ये है टेरासाइक्लिन, ठीक है, ये सब आपको अच्छे तरीके से नाम याद रख लेना होगा। एंटीसेप्टिक कौन सा है, बिथिनॉल, क्लोरोऑक्सीनॉल, ठीक है, या फिर डिटॉल यूज़ करते हो, डिटॉल, वो सब ये क्या है, एंटीसेप्टिक है। एंटीबायोटिक कौन सा है, तो पेनिसिलिन, ठीक है। एंटीहिस्टामिन्स कौन सा है, तो ये ब्रोमोफेनिरामीन, इस तरीके से आपको अच्छे तरीके से याद कर लेना पड़ेगा कौन कौन सा नाम जो है, और ठीक है। आज तो यहीं तक है आपका ये सब टॉपिक। आई होप अच्छा लगा होगा वीडियो ये, और जितना इन्फॉर्मेशन दिए हैं खासकर आपके लिए होमवर्क जो है मोनोमर आपको हर एक का याद रखना होगा। केमिस्ट्री एंड एवरीडे लाइफ में जो भी एनालिसिस क्या है, एंटीसेप्टिक क्या है, एंटीबायोटिक क्या है, एंटीहिस्टामिन, यदि इसका चार्ट आपको बना हुआ है तो याद कर लीजिए, नहीं बना हुआ है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम इसका चार्ट बना करके आपको नेक्स्ट कोई वीडियो अपलोड कर देंगे इसके रिगार्डिंग। और दूसरा चीज़ विटामिन वाला आपको है दिए हैं एग्जांपल, विटामिन विटामिन का होमवर्क दिए कि आपको विटामिन सब अच्छे तरीके से याद करना होगा, कौन सा विटामिन के कारण कौन सा प्रॉब्लम होता है, और एक और वाला। तो ये 4 चीज़ आपको चार्ट बनाकर रखना होगा। यदि हो जाएगा तो कमेंट बॉक्स में यस कीजिए, नहीं हो पाएगा तो लिखिए कि हम तो नेक्स्ट वीडियो हम बनाकर अपलोड करेंगे। आई होप अच्छा लगा वीडियो, अच्छा लगा तो कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए वीडियो को। थैंक यू सो मच।